हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आरओ के एग्जाम में जितने भी तरह के पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम लोग आज इस लेक्चर में डील करेंगे। और साथ ही साथ केवल आरओ ही नहीं, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके संविधान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये लेक्चर आपके काम का भी है। ठीक है, तो ये ना सोच करके कि केवल आरओ का है, इस लेक्चर को स्किप करिए, लेक्चर को देखिए और सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। और अगर आपके सारे क्वेश्चन लग जाते हैं इसका मतलब आपका पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर है। ठीक है, पॉलिटी जो है और कॉन्स्टिट्यूशन वो एक दूसरे का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर संविधान आपके एग्जाम में आता है या पॉलिटी आती है तो ये लेक्चर आपके काम का ही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना फेस हटाना पड़ेगा, इसलिए ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन दिख सके। ठीक, और वीडियो के लास्ट में मैं फिर से हाजिर होंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए भारत के संवैधानिक विकास से तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का? ठीक है, तो ये कथन किसका है? आइंस्टीन का है। ठीक है, आंसर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट वाले में हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइंस्टीन ने कहा है। ठीक, अब आइंस्टीन की एक बुक भी है जिसमें उसने ये बात कही, तो बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस बुक में जो है इन्होंने इस चीज को कहा, ठीक है, कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किसने दिया था भाई संघीय शासन की व्यवस्था? 1935 के अधिनियम में, है ना? 1935 का ही अधिनियम था ना जिसने जो है संघीय व्यवस्था दी। क्योंकि देखा जाए तो हमारे संविधान में मोस्टली पार्ट 1935 के अधिनियम का ही है। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने कहां से लिया है? अदर देशों से, बहुत सारे देशों से उसकी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में समाहित किया है। ठीक है, तो मोस्टली पार्ट कहाँ का है? 1935 के अधिनियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। ठीक है, दो कथन है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, क्या लिखा है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। ठीक है, दूसरा है कथन, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। ठीक है, तो दोनों ही बात सही लग रहा है ना? दोनों ही बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो हम लोग के जो है हिस्ट्री में भी था, मॉडर्न हिस्ट्री में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना? राजेंद्र प्रसाद। और ये राजेंद्र प्रसाद थे कौन?
हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो कौन था भाई? बी.एन. राव थे, है ना, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है ना, बी.एन. राव थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार कीजिए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कहां से आया है? तो कहां से आया है भाई? रूस से आया है। ठीक है, सोवियत संघ जो वर्तमान में क्या है? रशिया है, जिसको हम लोग रशिया के नाम से जानते हैं, यानी कि रूस। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यहीं से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है भाई? अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो कब स्वीकृत किया गया था? कब बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को, है ना। हम लोग अपने प्रस्तावना में देखते हैं, ये हमारे प्रस्तावना में ये वर्ड लिखा हुआ है, ये तारीख लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी दिन क्या किया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है ना। और ये तो हम अभी बताए हैं आपको जस्ट। कहां से? संविधान किसके संविधान से? अमेरिका की। ठीक है, यूएसए। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर थे, है ना, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार कहां से लिया गया था? तो बताइए कहां से लिया गया था भाई? यूएसए से, है ना, यूएसए से ही लिया गया था। लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक, यहां भी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां। ठीक है, तो कितने भाई अनुच्छेद हैं बताइए संविधान में? 395, है ना, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12, है ना, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद। लेकिन अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने थे, तो पहले 8 थे, बाद में प्लस किया गया आपका 4। ठीक है, यानी टोटल 12 हमारे जो है अब है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा है और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? नागरिकता। नागरिकता कहाँ है? पार्ट 2 में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है आपका? संघ राज्य क्षेत्र। अब ये जो संघ राज्य क्षेत्र है ना, ये आपका जो है यही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आपका जो भाग 7 है उसको तो भाई हटा दिया गया है ना, इसको तो हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, तो भाग किस में है? 8 में है। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा और बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार कानूनी नाम क्या है? तो क्या है भाई? कानूनी नाम क्या है भारत का? तो द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? भारत संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? भारत संघ। ठीक है, भारत संघ के नाम से जानते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और कभी भी सरकार के खिलाफ यानी कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर किया जाता है तो वो इसी नाम से दायर किया जाता है। और अगर आप किसी राज्य सरकार के नाम से दायर करेंगे तो उस राज्य के नाम से दायर किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है? कहाँ किया गया है भाई? अनुच्छेद 117 में। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धन विधेयक के बारे में कहाँ प्रावधान, ठीक है, बताइएगा। वैसे तो आगे वीडियो में पता चल जाएगा, फिर भी मैं चाहूंगी जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करिए और जाइए कमेंट बॉक्स में जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो सबसे पहले क्या है? पंचायत। तो पंचायत तो 9 में है, ये तो सही है आपका। नगर पालिका भी सही है, सहकारी समिति भी सही है। अधिकरण जो है उसको बाद में अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ठीक है, तो ये आपका जो है आपका 14A में हो जाएगा, ठीक है। 14A में जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है, तो यही आपका जो हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा है? सुमेलित करना है, ठीक है, मिलान करना है कि कौन सा पार्ट है और किस पार्ट से क्या लिया गया है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो है संविधान के केवल भाग से आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिए, ठीक है, बहुत जरूरी है इसको अच्छे से तैयार करना, ठीक। सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले दिया है संविधान का भाग, ठीक है, और दिया है कि किस भाग में क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए कि भाग जो है 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में तो निर्वाचन है ना, निर्वाचन है। पहले देखा जाए तो भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है ना, तो निर्वाचन दिख रहा है क्या? देखा जाए निर्वाचन कहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है आपका। कहाँ है? 4 नंबर पे। तो पहले का 4 कहीं है क्या? आंसर मिल गया, ठीक है। पहले का 4 कहाँ है? बी। बाकी सब कुछ मैच करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपको आंसर मिल गया, एक ही मैच करते हुए, ठीक है। तो मैचिंग के क्वेश्चन ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है, बाकियों में दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका एक से आंसर निकलता है तो आप उसी को जो है सही मान करके आगे बढ़िए, ठीक है। चल नेक्स्ट, वापस से क्या करना है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वापस और छोटा कर दे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब दिख रहा हो क्या लिखा है? 7वीं अनुसूची में क्या है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है? सबसे इजी तो यही है ना। क्या है भाई 7वीं अनुसूची में? संघ, राज्य और समवर्ती सूची है ना। तो पहले का तीसरा कहीं दिख रहा है आपको? 2 जगह दिख रहा है ना। तो ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ए नहीं होगा आपका और सी नहीं होगा, यानी बी और डी में से कोई एक आंसर है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है भाई? क्या है? भाषाएं हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे 2 जगह दिख रहा है, ये भी है ना, यानी आपको इसमें सब पता होना चाहिए, हर जगह ये ट्रिक नहीं चलने वाला है। अब अगर डी में देखा जाए, मान लीजिए 9वीं अनुसूची आपको नहीं पता है और 10वीं अनुसूची पता है, तो 10वीं में क्या है? दल बदल है, तो डी का 2 कहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करने वाला है। 7वीं अनुसूची में क्या है भाई? अभी हम लोग देखे हैं, क्या है 7वीं अनुसूची में बताइए? विधायी की शक्तियों का वितरण, है ना। देखिए जरूरी नहीं है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दे, है ना, क्वेश्चन बदल बदल के भी देता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। यानी पहले का तीसरा हो गया, पहले का तीसरा कहीं दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। उसके बाद क्या है? 8वीं अनुसूची भाषाएं, तो उसके बाद कहाँ दिख रहा है? आंसर ए, ठीक है, मिल गया जो चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है? आर्थिक नियोजन तो कहाँ है भाई? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में, ठीक है,
समवर्ती सूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों की लिस्ट है। अगर आपके पास संविधान का बेयर एक्ट नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊं, इजी तरीके से आपको याद हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैं अलग से एक वीडियो 4-5 मिनट का, जितने मिनट में बन जाए, बना करके और आपको अच्छे से क्लियर कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग कहलाता है भाई संविधान की आत्मा? उद्देशिका, ठीक है। अगर उद्देशिका न हो, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। तो अगर दोनों दिया हुआ है तो उद्देशिका ही जो है वो प्रॉपर आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। और क्या क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा? ध्यान आ रहा है किसी को? बताइए क्या क्या जोड़ा गया? तो सबसे पहले जो है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। क्या क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। और ये आया कब था? 1976 का जो है अमेंडमेंट है, ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन है हमारा। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, ठीक है। कैसे की गई है भाई उनकी व्याख्या? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के कर्तव्यों के अध्याय, है ना। देखा जाए तो मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो दिया कहाँ गया है? मूल अधिकार तो है ही है, और साथ में नीति निर्देशक तत्व में भी बताए गए हैं कुछ चीजें, और मौलिक कर्तव्य में भी बताए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार क्या है? जो नागरिकों को मिला हुआ है, जिसके लिए वो न्यायालय में जा सकते हैं अगर उसका प्रवर्तन नहीं हुआ तो। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ऐसी बातें उसमें समाहित की गई हैं जिसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो राज्य को बताया गया है कि जैसे ही आपके पास खूब सारे संसाधन विकसित होंगे आप क्या करेंगे? उनमें से कुछ चीजों को निकाल करके फंडामेंटल राइट बनाएंगे, ठीक है। कुछ चीजों को निकाल करके क्या करेंगे आप? उसमें से फंडामेंटल राइट बनाएंगे, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य क्या है कि जनता को जो है कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपकी ये ड्यूटी है और आप इसे करिए, ठीक है। अधिकार जहां दिए जाएंगे वहां कर्तव्य भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था भाई उद्देशिका में? पता है सभी को, अभी हम बताए हैं जस्ट। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 का, ठीक है, 1976 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च हो, दूसरा है आपका कि सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, उसके बाद दिया है तीसरी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, और चौथा एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की हो। तो देखा जाए तो पहला भी ठीक है,
दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। राजा वाजा का शासन तो होता नहीं है गणतंत्र में, तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा का शासन तो है नहीं भाई, लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, तो राजा पे कैसे शासन होगा, या एक ही व्यक्ति में कैसे सारी शक्ति निहित हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, है ना, कि वो बोलता है कि शक्तियों को अलग अलग बांटा जाए, विधायिका की अलग शक्ति हो, कार्यपालिका की अलग हो और न्यायपालिका की अलग हो, और वो सारे अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करे और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे जब तक जरूरत न हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको उद्देशिका याद होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से भाई अधिकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अगर आपको उद्देशिका याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, और याद होना भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये भी बताने की चीज है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बाघ। ठीक है, क्या है, बाघ। चलिए, कभी कभी जो है छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो क्या है भाई, राजनैतिक सत्ता का पूछ रहा है, तो कौन रहेगी, भारत की जनता। क्यों भारत की जनता, क्यों, क्योंकि हमारे उद्देशिका में क्या लिखा है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये भी बताने की चीज है, मोर। ठीक है, मोर। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी फिर से पूछा है, वही सेम चीज, मोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। तो देखा जाए तो इनमें से किसी का नहीं हुआ था। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं, फिर भी हिमाचल प्रदेश को इसमें माना गया था, लेकिन हम लोग इसको स्किप करेंगे क्योंकि विवादित क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, सूची में सुमेलित करना है। ठीक है, कि किसका जो है गठन कब हुआ था। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखा जाता है कि जो आपको सबसे अच्छे से आ रहा है उस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपका झारखंड है, जो बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में, तो बी का 1 कहाँ आपको दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, यानी ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों होगा नहीं। उसके बाद क्या है, तेलंगाना, जो सबसे लास्ट राज्य बना था, कब बना था, 2014 में। अब सी का 4 कहीं दिख रहा है आपको, सी का 4 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपको पूरा नहीं पता था, लेकिन आपने 2 पता था और 2 से आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को डील करने का। ठीक, चल, बाकियों का सन देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम रखिए। ठीक है, तो सही आरोही क्रम तो देखा जाए, सबसे पहले कौन था, नागालैंड था। उसके बाद क्या बना था, मेघालय। उसके बाद बना था आपका सिक्किम, और फिर बना था आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, 1956। चलिए नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। फिर से सेम क्वेश्चन है ना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1956 में। चलिए नेक्स्ट है,
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो किसका किया था? आंध्र प्रदेश का, है ना, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं, है ना। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? ये भी 8 है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है भाई? 20। ठीक है, 20। तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पुराना है क्वेश्चन, फिर भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया? ठीक है, तो किसने किया था भाई? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य आते हैं। कौन कौन आता है राज्य? तो देखा जाए तो इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है और केरल है। ठीक है, ये यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसमें महाराष्ट्र और गोवा से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जानते हैं कि कावेरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है तो इसका आप आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, चलो, हर सब्जेक्ट जो है किसी न किसी से रिलेट करता है। अगर आपको ज्योग्राफी पता है तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटी के क्वेश्चन ज्योग्राफी से क्लियर नहीं होंगे, सबके होंगे, है ना। हिस्ट्री भी जो है एक तरह से पार्ट बना रहता है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है भाई? संसद को, है ना। और इसमें हम बताए भी थे कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है कि किसी बाहरी सीमा को अपने भारत क्षेत्र में मिलाना, और 3 क्या कहता है कि भारत के ही राज्य क्षेत्र के भीतर एक नया राज्य बनाना। ठीक है, ये सारे पावर किसके पास है? संसद के ही पास। ठीक है, कि किसी भी सीमा को बढ़ाना या उसमें जो है सीमा में परिवर्तन करना, ये सारे पावर संसद को ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है? तो कौन लगाता है भाई? अनुच्छेद 24। और कहता क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खानों और कारखानों में काम नहीं करने दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष के बालक को, और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। ठीक है, तो 14-24 रिलेट करके याद करिए। चलिए नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है भाई? भाग 2 में है ना, क्योंकि 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, और 4 में क्या है? डीपीएसपी है ना। याद रखिएगा, भाग जो है पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको याद कर जाइएगा, और अगर नहीं याद होता है तो मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के उसको देख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ठीक है, तो किसको कहा है? आपका आर्टिकल जो है वो 32 है। ठीक है, जिसको उन्होंने हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, याद रखिए। बाकी ऑप्शन नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, जो काम का है वो तो दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? देखिए, अगर आपको संविधान तैयार करना है तो फंडामेंटल राइट के सारे जो है आर्टिकल याद कर जाइए कि किसमें क्या है, और डीपीएसपी के याद कर जाइए।
अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप संविधान का आधा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन है भाई? 17 है ना। 14 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, इन दोनों में आरक्षण की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से लोपित किया गया, मतलब हटा दिया गया। कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 1978। और कहा ले जाके रख दिया गया है? आर्टिकल 300A में। ठीक है, और इसको क्या किया गया है भाई? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस। नेक्स्ट है, प्रेस की आजादी कहाँ है? तो अनुच्छेद 19(1)A में है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)A। नेक्स्ट है, फिर से वही पूछा है कि छुआछूत उन्मूलन। देखिए, कहीं अस्पृश्यता लिखेगा, कहीं छुआछूत लिखेगा, कहीं अनटचेबिलिटी लिखेगा। सबका एक ही मतलब है कि वो आर्टिकल 17 के बारे में आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? 18 में उपाधि का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक, और ये दोनों तो हम बताएंगे हैं कि आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई? ठीक है, यानी कि बोलने की आजादी कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल 19। 21 क्या है हमारा? प्राण और देह की स्वतंत्रता। 22 क्या है आपका? कि अगर जो है गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, 22। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)D को अनुच्छेद 21 से मिला करके पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो किसको मिला करके पढ़ना चाहिए भाई? इसमें हो जाएगा आपका एकांतता का अधिकार। ठीक है, ठीक, एकांतता का अधिकार। देखिए, हम इसको अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वीडियो आपका ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन करने को तो हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिमाग में आपके भर सकते हैं, लेकिन वीडियो फिर 4-5 घंटे का हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। आपके ऊपर भी बर्डन हो जाएगा और आपको क्वेश्चन डील करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो कोशिश करेंगे कि हम संविधान का अलग अलग से लेक्चर बनाएं, या फिर अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। संविधान बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं कैसे भी कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को एक्सप्लेन न करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो फिर यही होगा कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कि आप इस नंबर पे जो है एक मैसेज दे करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले। ठीक है, नंबर है 7404847268. ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज देकर जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लास से रिलेटेड, या आपको क्लास करना है, मेरे साथ पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है भाई? क्या क्या सम्मिलित है पूछ रहा है आपसे। तो पहला लिखा हुआ है आपका कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार, तो ये तो है ना, धर्म का प्रचार करने का तो अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। जब आप पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता में तो उसमें ये लाइन भी मेंशन है आपके बेयर एक्ट में। ठीक है, इसलिए बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? राज्यों को सुधार, समाज सुधार, विधि निर्माण का अधिकार, तो ये भी सही बात है। अब क्या कह रहा है? धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये लग रहा है आपको? नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस तरह तो देखा जाए तो धर्मांतरण अधिनियम आया हुआ है कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको सजा मिलेगी, है ना, ऐसा प्रावधान है।
तो कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि ये आंसर जो है ये गलत है, यानी कि यही आंसर आपका ये नहीं रहेगा, और बाकी आपका पहला, दूसरा और तीसरा रहेगा। देखा जाए कहाँ है पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिला करके पढ़ना चाहिए? किसके साथ पढ़ना चाहिए भाई? आर्टिकल 14 और 16। ठीक है, आर्टिकल 14 और 16 एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे हैं, माफ करिएगा उसके लिए। रीजन है उसके पीछे हम बता चुके हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाए। ठीक है, मुझे खुद से दिक्कत हो रही है। अगर आप पढ़े होंगे तब तो अच्छी बात है, समझ रहे होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो फिर समझाना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन यहाँ पे समझाना अभी उतना उचित नहीं है। जितना समझा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उतना हम समझा ले जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए, अभी बस क्वेश्चन ऐसे देखिए, उसको दिमाग में बैठाइए, 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, एग्जाम दे आइए, उसके बाद आइए मुझसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो सबसे पहले क्या है भाई? अस्पृश्यता का अंत हम बताए हैं, 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, क्या ये लग रहा है 23 में? धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, ये भी आपके 29 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहाँ बताए थे हम? 22 में, है ना? तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है सही सुमेलित नहीं। ठीक, नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, तो कब पारित किया गया था? 1976। हाँ, इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तभी ये आया था। ठीक है, ऐसे करके याद करिए, याद हो जाएगा। ठीक, तो 1976। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखिए, अब फंसाने का काम क्या किया है इसमें? अगर आपका संविधान क्लियर है तब तो आपको 1% भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि अनुच्छेद 22 तो नहीं है, लेकिन 22 नहीं है। ठीक है, 20 अलग बात करता है और 22 अलग बात करता है। 22 आपका गिरफ्तारी से संरक्षण है, और 20 क्या कहता है कि अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने से संबंधित। ठीक है, यानी सजा देने से, यानी एक बार किसी को पकड़ करके कोर्ट ने सजा दे दिया तो अब उसी मैटर के लिए दोबारा उसको सजा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन कहता है? आपका आर्टिकल 20, मतलब बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है ये बात। ठीक है, 1, 2, 3 3 पार्ट में बता हुआ है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस याद रखिए आर्टिकल 20 में। ठीक, और इतना डीप में शायद ही पूछेगा, ROR एग्जाम में इतना डीप नहीं जाता है, तो आप बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है? ठीक है, सूचना का अधिकार तो देखा जाए तो ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। क्यों है भाई? क्योंकि आर्टिकल 19 में भी ये डील करता है राइट टू नो, है ना, जानने का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भी है और विधिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, और ये क्या है? तो ये एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। क्यों आता है? क्योंकि अनुच्छेद आपका 39D जो है वो इसके बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, 39B इसके बारे में क्या करता है? प्रावधान करता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार कहाँ है? तो हम बताए थे, ध्यान आ रहा है, अनुच्छेद 14 से 18 में जो है
आपके समानता का अधिकार जो है दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा है आप कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे, तो क्या नहीं है भाई? ये क्वेश्चन स्किप, वैसे चलिए ठीक है देख लेते हैं हम, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा पर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या लिखा है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये तो है भाई। दूसरा क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना, ये भी है ना, ये दोनों तो है, ध्यान आ रहा है। चलिए उसके बाद ऊपर है आपका बाकी का, क्या लिखा है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो है अपना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना कब से हो गया? तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है और बाकी सब तो है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए थे, ये देख लिया जाए। क्या दिखा रहा है? सुमेलित करना है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है, 41 में क्या है? ठीक है, तो क्या कह रहा है सबसे पहले? अनुच्छेद 40 आपका, तो 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के बारे में ही है, तो ये तो सही है ना, ये इससे मैच कर रहा है। उसके बाद क्या 41 क्या है? तो काम करने का अधिकार है, तो यानी ये भी ठीक है, यानी पहला और दूसरा। आगे देखा जाए, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, और कृषि के बारे में किसमें है? यानी 1 2 3 4, किधर है 1 2 3 4? देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है, पता नहीं है आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको सुन लीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो मद्य निषेध तो है ना, मद्य निषेध तो है। आर्टिकल आपका कौन सा है? 47 है मद्य निषेध। ठीक है, गौ संरक्षण भी है, कहाँ है? 48 में है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण कहाँ है? 48A में है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क विधि शिक्षा, सॉरी माफ कीजिएगा, निःशुल्क शिक्षा देना, ये नहीं है ना, ये नहीं है। पहले था ये, बाद में इसे हटा दिया गया 86वां संविधान संशोधन से, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या दिया गया प्रावधान। ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू होता है? तो किस में लागू होता है? आर्टिकल 43 में। ठीक है, आर्टिकल 43। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया था? ठीक है, तो बाद में क्या जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता। आर्टिकल क्या है आपका? आर्टिकल है 39A। ठीक है, कि इसी में आपको क्या किया गया है? ये चीजें जोड़ी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आगे क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? पता होगा आपको, मौलिक कर्तव्य जो है पहले संविधान का पार्ट नहीं थे, इसको बाद में शामिल किया गया। ठीक है, कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया था, और कब हुआ था? 1976। ठीक है, और फिर एक बार और अमेंडमेंट हुआ था जब 11वां, पहले तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से रिलेटेड था, है ना, कि जो गार्जियन होंगे और प्रतिपाल्य होंगे वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, जो भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन। ठीक है, ये भी बात जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। क्या लिखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, कि कौन कौन सा जो है देख लिया जाए, क्या पूछ रहा है आपसे, सही है कौन सा पूछ रहा है। ठीक, तो लिखा हुआ है सबसे पहले
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर क्या लिखा है? राज्य विधानमंडल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर लिख रहा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर है दिल्ली पांडिचेरी। तो तीसरा और चौथा भी है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही? क्योंकि दूसरा जो है गलत है, क्योंकि विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहयोग नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला क्या लिखा है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी कराया जा सकता है। तो सबसे पहला ही जो है आपका वही गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, कोई आपके अगेंस्ट जो है कोर्ट नहीं जा सकता है। आपकी ड्यूटी बताई गई है ना, कि आपको ये चीज फॉलो करना है। इसके लिए कोई जबरदस्ती कोर्ट जो है परमादेश जारी करके आपसे वो काम नहीं करा सकता। ठीक है, अब रिट वगैरह क्या होता है जब हम पढ़ाएंगे तो बताएं, क्योंकि एक रिट बता करके मेरा मन नहीं भरेगा। मेरा मन करेगा कि हम 5 रिट बता दें, और वो हम बताने लगेंगे तो आधे घंटे खा जाएगा वो। ठीक, तो इसको हम बस इतना आप जान लीजिए कि ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया वो कौन थे? तो कौन है भाई? दिल्ली और पांडिचेरी है ना। चलिए नेक्स्ट, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? है ना, कितने? तो 11 हैं, हम बताए हैं। पहले 10 था, बाद में जोड़ा गया और 11 कर दिया। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? APJ अब्दुल कलाम, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं? तो कौन रहे हैं भाई? नीलम संजीव रेड्डी, है ना, और यही जो है वो निर्वाध रूप से चुने भी गए, है ना, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है। किसमें निहित होती है भाई? तो राष्ट्रपति में ही होती है ना। राष्ट्रपति जो है वो क्या है? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, लेकिन वास्तविक शक्ति देखा जाए तो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है ना। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो राष्ट्रपति ही है। ठीक है, तो आपसे जैसा क्वेश्चन पूछता है, अगर वास्तविक शक्ति पूछेगा तो आप प्रधानमंत्री लगाएंगे, और केवल आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित है तो आप राष्ट्रपति ही लगाएंगे। वहां दिमाग नहीं चलाना है, डायरेक्ट जो पूछा है वही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? ठीक है, तो कौन बनेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपको जानना है कि कौन है। कौन है भाई? राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पे नहीं है तो कौन काम करेगा? हम बताए हैं चीफ जस्टिस काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण
अच्छा नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन अभी अधूरा है, ठीक है, इसको रहने दिया जाए। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक, उपराष्ट्रपति के संबंध में है, चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, इन दोनों को पहले हम लोग पढ़ लिया जाए अच्छे से। क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्य सभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है, यानी कि योग्यता रखता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो देखा जाए तो दोनों ही सही है, और दोनों जो है स्पष्टीकरण भी सही दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उपराष्ट्रपति के संबंध में, क्या है पूछ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके पास संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता है पद से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, राष्ट्रपति की पद त्याग अपस्थगित यानी कि अपद स्थगितकरण और मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है ना। तो ये सभी सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारे ही काम करते हैं, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे इनकी जगह पे काम करने की जिम्मेदारी किसकी, उपराष्ट्रपति। लेकिन कब तक, 6 महीने तक, क्योंकि 6 मंथ के बाद मतलब इसके अंदर ही आपको क्या करना है, राष्ट्रपति का चुनाव करा दे, ठीक है, या फिर वो वापस आ जाए तो ठीक है, या मृत्यु वगैरह हो गई है तो चुनाव करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है आपका कथन जो कि हम लोग यहाँ देखे थे कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा है क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले में दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे याद रखिएगा, 25 किसके लिए है, लोकसभा के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, ठीक। और लोकल पंचायत के लिए कितना चाहिए, 21, है ना। तो याद रखिएगा इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केंद्रीय परिषद से संबंधित। क्या लिखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति यानी कि पद से हटाया जाना को विवेचित करता है, कौन करता है, आपका आर्टिकल 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार क्या बने हैं भाई, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो देखा जाए तो ये सारे ही जो है एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, संघ की मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संघ की मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत धारण करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए जो है हमारा सही है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है,
कि कौन जो है एक से अधिक बार, है ना, समय अंतराल के बाद सुशोभित किए गए, किस रूप में? प्रधानमंत्री के रूप। ठीक है, तो देखा जाए इसमें तो आपके तीसरे, चौथे और पांचवे जो है वो हो जाएंगे। कौन कौन? ये तीनों जो है हो जाएंगे। ठीक, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? महान्यायवादी और सीएजी। ठीक है, यानी कि महालेखा परीक्षक के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई नियुक्ति? तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीएजी क्या करते हैं? ठीक है, तो क्या करते हैं भाई? लोक वित्त संरक्षण, है ना, लोक वित्त संरक्षण ही करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, है ना, कि कौन कैसे काम कर रहा है, कितने में कितना पैसा खर्चा हुआ है, इन सबको देखने की जिम्मेदारी किसकी? सीएजी की ही होती है। ठीक है, लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी। और जितने घोटाले करते हैं सरकार, उन सबकी रिपोर्ट यही निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी गया ही नहीं? कौन नहीं गए थे? चंद्रशेखर जो है वो नहीं गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो संसद की होती है। ठीक है, जब वो रिपोर्ट लाएंगे तो संसद क्या है? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व करता है, और पैसा किसका है? जनता का है। तो उत्तरदायी कौन होगा? संसद, और संसद ही कार्यवाही करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में जो है अब ये चीजें हट चुकी है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था, वैसे तो इसका आंसर ये सही है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। ठीक है, और किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, वरना ही पता है तो जान ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में पहला क्या लिखा है? कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसे संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है। तो पहला और दूसरा जो है वही करेक्ट है, तीसरा चौथा जो है कहीं से भी सही नहीं। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, तो 550 हो गई है। अब क्यों हो गई है 550? पहले तो 552 थी, इसलिए हो गई है क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है देखा जाए तो अगर अधिकतम संख्या पूछा जाए तो 543 जो है वो रहेगी, है ना, यानी अब जो है कितना है? 543 है। ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, 543 क्लियर, यानी इस समय कितनी हो गई है? वर्तमान में 543 हो गई। ठीक है,
पहले 545 था और 543 थे। चलिए, इसको हटा दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हम लोग भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है, इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो सही बात है, इसको बस आप जो है रट दीजिए। ठीक है, कि ये दोनों सही बात है और इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसको बस जान लीजिए कि ये है क्या, क्योंकि भाई संविधान में जो है लोकसभा और राज्यसभा के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको जानना होता है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन होते हैं इसको जो है जानना चाहिए, तो इसको आप बस ऐसे ही जान लीजिए और इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर थे। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है राज्यसभा के बारे में? ठीक है, क्या लिखा है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ना। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य को, है ना। लोकसभा वाला कॉन्सेप्ट होता है, राज्यसभा का नहीं, याद रखिएगा। अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? कहाँ का होता है? राज्यसभा का ही होता है ना। और कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, भारत की संसद कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है भाई? तो पहला लिखा है भारत का संघ, दूसरा है भारत का प्रदेश या डोमेनियन स्टेट का, नेक्स्ट है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारत। तो सबके लिए है भाई, है ना, सबके लिए है, तीनों ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? अभी हम बताए हैं, है ना, कितनी है? 30 है। नेक्स्ट क्या है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष, है ना, क्या होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, ये काफी धुंधला है, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप। क्या लिखा है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पहला कथन है। दूसरा कथन है उसके यथावत एक तिहाई सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सही बात है भाई, कभी इसका विघटन नहीं होता है राज्यसभा का, है ना। और कारण भी सही है कि हर जो है दूसरे वर्ष क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है 1/3 सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही के उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। नेक्स्ट है कारण इसका, इसे वांछित परिणाम उत्पन्न होने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करना बाकी, यानी कि यात्रा करना अभी बचा हुआ। तो देखा जाए तो दोनों तो सही हैं, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बातें अलग अलग। जब तक देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है कि दोनों बात जो है एक दूसरे से रिलेट करता है कि नहीं, कि एक दूसरे के बिना पूरा ही नहीं हो सकता, तब उसका जो है सही स्पष्टीकरण मिलता है। अगर दोनों पूरा हो रहा है अलग अलग भी, तो इसका मतलब सही तो है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है इसकी एक जैसी नहीं। ठीक है, यानी कि वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है ना, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। क्या लिखा है कि संसद के दोनों सदस्यों का जो है संयुक्त अधिवेशन जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो 108 के अंतर्गत। ठीक है, 108 याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, कौन कौन है भाई संसद के अधिकारियों में? तो देखा जाए मेरे हिसाब से तो सभी हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, महासचिव भी होते हैं और राज्यसभा के, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन नहीं किया गया है भाई? जुर्माना या अर्थदंड जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है, जुर्माना और अर्थदंड, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावकारी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो कब बना सकता है भाई? आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 253। और कौन है आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड? आर्टिकल 51 है ना, जो कि आपका डीपीएसपी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस कर देना चाहिए? तो कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर, है ना। अगर आप 14 दिन के अंदर नहीं भी वापस करते हैं तो भी उसको हम पारित मान देते हैं, है ना। ऐसा प्रावधान है किसके संबंध में? धन विधेयक के संबंध, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई सही बात है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती, तो किसके द्वारा की जाती है भाई? तो लोक लेखा समिति है तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, हर जगह राष्ट्रपति मत लगाइएगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? टोटल 22 होते हैं, 15 और 7। 15 कहां से? लोकसभा से, और 7 राज्यसभा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करेगा भाई? लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि बड़ा कौन है, पावरफुल कौन है? लोकसभा है, और जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, इस वजह से लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। तो आर्टिकल आपका है 122, ठीक है, 122 जो है वो इसके संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। इसीलिए जो है नेता लोग क्या करते हैं? कुर्सी पटका पटकी सब कुछ कर लेते हैं, है ना, मारा पीटी तक कर लेते हैं संसद, क्योंकि होता कुछ नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो उचित नहीं रह गया है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं आपके? 34 है, ठीक है। 33 आपके जो है अदर है, और प्लस आपके एक सीजेआई है, टोटल आपके 34, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। जब भी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आएगी, और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, हमेशा आंख बंद करके राष्ट्रपति लगा दीजिएगा, ठीक है। जब तक कुछ टिपिकल क्वेश्चन ना हो, वैसे टिपिकल नहीं पूछेगा आप लोगों को, तो राष्ट्रपति ही लगा दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन है आपका? आर्टिकल 134A, ठीक है, और जिसको किसके साथ मिला के पढ़ना है? 132 के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो किसके जो है अनुमोदन पर?
तो किसके? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा का सिद्धांत जो है वो क्या है? जो न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, न्यायिक व्याख्या दिख रहा है, लिख दे रहा है हम यहाँ पे, न्यायिक व्याख्या। ठीक है, न्यायिक व्याख्या है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, किससे संबंधित है? जनहित याचिका से। ठीक है, जिसको हम लोग PIL भी कहते हैं, PIL। ठीक है, जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं भाई? 213, है ना, क्योंकि 123 में किसको पावर है? प्रेसिडेंट को है ना, राष्ट्रपति को है, और 213 में किसको है? राज्यपाल को है। ठीक है, गवर्नर को। क्लियर? चलिए अब राज्यपाल के संबंध में क्वेश्चन है, क्या लिखा है? संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, है ना। तो क्या लिखा है? पहला, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। नेक्स्ट है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। नेक्स्ट है, निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। अब इसका आंसर क्या होगा? चौथा क्या कह रहा है? चौथा भी देख लिया जाए हम लोग। चौथा कह रहा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन भी कार्य करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, और पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है? किसी राज्य विधानमंडल का सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ है? तो कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का ही है ना, पता ही होगा। ठीक है, कितने हैं? 403 जो है सीट, 403, जो कि और बढ़ेगा, है ना, जब परिसीमन आयोग आएगा तो और बढ़ेगा, है ना। 2026 में प्रस्तावित है बढ़ने का सीट। नेक्स्ट है आपके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, तो न्यूनतम और अधिकतम देखा जाए तो 60 और 500, है ना। कम से कम कितना होना चाहिए? 60, और अधिक से अधिक 500। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि सिक्किम है जहाँ पे 40 ही है, मिजोरम है जहाँ पे 32 ही है ना। तो ये एक्सेप्शन भी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? पहला क्या कह रहा है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो चयनित नहीं होता है, क्या होता है भाई? नियुक्त होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भाई? 1/10, है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसी को देख लिया जाए पहले। क्या लिखा है? हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो कौन करना चाहिए भाई? मैंडमस, है ना, परमादेश
कि आप ये काम करिए, और ये आदेश देने का जिम्मेदारी किसका? कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है भाई राज्य की आकस्मिक निधि? तो किसी राज्य का विधानमंडल, है ना, और वही अगर पूछ देगा केंद्र का तो संसद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है भाई? आपके आर्टिकल जो है आपका 241, ठीक है, 241। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, इसको हम लोग जो है स्किप करते हैं क्योंकि फिर आपको आंसर दिख जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? भारत के संविधान निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, ठीक है। कहाँ है भाई? सूचियां कहाँ दी गई है? 7वीं अनुसूची में, है ना, 7वीं अनुसूची में। चलिए, ये रोमन वाला जो है समझिएगा, है ना, एग्जाम में रोमन वाला ही शब्द देता है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से दिमाग लगा करके और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ में भी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियां बताता है ना, और ये जो सूचियां जो है वह क्या जो है बताती है, ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद में इन शक्तियों को रेगुलेट किया गया है, विनियमित किया गया है। तो किसमें किया गया है? 245 और 46 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कहाँ की जाती है भाई? हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती है, तो क्या होती है भाई? वो समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची पे किसको पावर है कानून बनाने का? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे राज्य सरकार को, और समवर्ती पे दोनों, ठीक है। और अवशिष्ट सूची कौन होती है? ऐसी सूची जिसपे केंद्र सरकार जो बचे हुए जितने भी काम है उसमें वो काम कर सके, वही अवशिष्ट सूची है, ठीक है। अब क्या है? सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, ठीक है, किससे है? तो केंद्र और राज्य में पारस्परिक संबंधों से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, केंद्र और राज्यों में पारस्परिक संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? वसूला जाता है और बांटा भी जाता है, कौन सा? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, लिखा है आपात उपबंध से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में की जा सकती है? तो किसमें की जा सकती है भाई राष्ट्रीय आपात की घोषणा? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी शक्ति दिए गए? तो किसमें दिए गए हैं भाई? आपके 11 भाग, ठीक है, यानी कि 11वें भाग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, तो कहाँ लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356, ठीक है। ये तो आपके जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से है 352। 356 जो है इससे रिलेटेड है राष्ट्रपति शासन से, और 360 किससे रिलेटेड है? वित्तीय आपात, ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात में किसी राज्य
विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो कौन किसको पावर है बढ़ाने का? तो हमेशा जो है संसद जो है बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि आपातकाल है, तो पावर किसके पास रहेगा? संसद के पास। ठीक है, क्योंकि राज्य की तो पावर सारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो नियुक्ति ये जो की जाती है वो किस लिए किया जाता है भाई? क्या करने के लिए? तो केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता है? हम लोग देखे हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये तो तीनों होगा। आंतरिक अशांति नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंध में है? तो आर्टिकल क्या है? 280 है। ठीक है, आर्टिकल 280। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो किसकी सिफारिश पे किया जाएगा भाई? वित्त आयोग को, है ना, वित्त आयोग बनाया ही इसलिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री। और इसी को जो है अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना है ना, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए फिर लिखा है वही सेम चीज कि क्या है ये, है ना, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? तो कौन नहीं है भाई संवैधानिक संस्था और निकाय? आपके योजना आयोग। ठीक है, क्योंकि ये तो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ठीक, कैसे की गई? ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव। ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई प्रधानमंत्री होता है, अभी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है किससे है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग जिनसे पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? पहला कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में क्या कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है आप। ठीक, पहला क्या कह रहा है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया। और उसके बाद है सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान परीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला क्या है? इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। तो ये तो सही बात है भाई, अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि अनुमोदन से हुई है, संसद के अनुमोदन से, तो नहीं, ये चीज सही नहीं। नेक्स्ट है आपका, इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकट चलैया ने करी थी,
तो ये भी सही है, ठीक है, तीसरा भी। और नेक्स्ट है, यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला और तीसरा जो है देखा जाए तो वही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 370 का संबंध किससे है? तो सबको पता है भाई, किससे? जम्मू कश्मीर से, है ना। आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, आपके संशोधन दिए हुए हैं, ठीक है, और अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है, मिलान करना है, ठीक, और छोटा कर, चलिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जो है, सबसे इजी आपको क्या लग रहा है? सबसे इजी 103वां संविधान संशोधन है ना, सबसे आसान, है ना, 103वां संविधान संशोधन। और किससे रिलेटेड है आपका? आर्टिकल 15 से, है ना। तो सबसे पहले हम कहा जाएंगे, डी का चौथा। डी का चौथा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सब जो है लाइन से सही है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके जो है सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, क्या है? एक वैधानिक अधिकार, ठीक है। अगर वैधानिक अधिकार नहीं लिखा रहेगा तब आप संवैधानिक अधिकार लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका वैधानिक अधिकार ही है, यानी कि विधिक अधिकार, ठीक है, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, कि कौन कौन से इनके कार्य हैं और क्या जो है इसमें सही है उसको चुनना है, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। तो पहला तो सही है भाई, ये सारे चुनाव कराना इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव कराना, ये भी सही बात है अधिकार इनको। तीसरा, किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूलन दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। और चौथा क्या कह रहा है, निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण और निर्देश और नियंत्रण, ठीक है। तो तीसरा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये थोड़े कहेंगे, ठीक है। तो चौथा भी सही है, तो 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संविधान के संशोधन से रिलेटेड। क्या लिखा है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है? तो संसद के किसी सदन में की जा सकती है, ठीक है, किसी भी सदन। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? अभी हम लोग देख के आए हैं दल बदल, है ना, कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव
निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं कराया जाता है। तो कौन नहीं कराया जाता है भाई? लोकसभा का तो कराया जाता है चुनाव, राज्यसभा का भी, राष्ट्रपति का भी, स्थानीय निकायों का नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य चुनाव आयोग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है आपका? सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो 58वां संविधान संशोधन। ठीक है, हिंदी के बारे में बड़ा चर्चा चल रहा है इस समय, तो याद रखिएगा। और हिंदी जानना भी चाहिए, है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का सम्मान करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज व सामुदायिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या लिखा है? पंचायत चुनाव होते हैं। कब होते हैं भाई? तो 5 वर्ष में। देखिए कोई भी चुनाव है वो 5 साल में ही होगा, चाहे आपको पंचायत लिख के दे दे या राज्यसभा लिख करके दे दे या लोकसभा लिख करके दे दे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है आपको कि चाहे संसद का हो, विधानमंडल का हो, पंचायती राज हो, सब 5 साल में चुनाव। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्या दिया है आपका? ये क्वेश्चन हटा दिया गया तो हम लोग स्किप कर दें। ठीक है, क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा आपका कि पंचायतों के प्रधान, मुख्य तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनकी क्रियाकलाप एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? देख लिया जाए कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थोड़ा छोटा कर दें ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण यानी कि सीटों के संदर्भ में कथन कहे गए। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही कथन है। पहला कह रहा है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो देखा जाए तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक सही है। चलो नेक्स्ट, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो किसका था? M.K. गांधी का परिणाम। ठीक है, M.K. गांधी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ठीक है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और उन्होंने ही ये की। याद रखिएगा, इससे बहुत सारी समितियां जुड़ी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट है जिस समिति की अनुशंसा पे देश में पंचायती राज लागू किया गया वो कौन सी समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ठीक है, समितियां हैं और ईयर कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले देखा जाए तो पीके जो है बुत्थन है, ये इनका कब था? तो इनका था आपका 1988 का। ठीक है, 1988 का। तो 4। ठीक, उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977-78 का, यानी कि 3। उसके बाद क्या है आपका? B.R. मेहता, तो 1957 का है, 1957 1। उसके बाद है सिंघली
जो है ये कब थे, तो 1986 है, तो 2 4312। अब देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, 4312 है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। क्या लिखा है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो किसके लिए उत्तरदायी है, देखा जाए, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कह रहा है, तो है सही बात है, जिला निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ठीक है। तो इन तीनों के लिए तो है। चौथा क्या लिखा है, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक, बाकी सब देखना ही। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित था, तो कौन सा था, जिला पंचायत था, क्षेत्र पंचायत था और ग्राम पंचायत भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, नगर पंचायत नहीं था इसे, तो याद रखिएगा ये तीनों था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 9A में निम्नलिखित में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो किसको किया गया, शहरी क्षेत्र को, ठीक है। नगर पालिका किसमें आता है, शहरी क्षेत्र, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, बस एक ही जो है आपका ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कथन कहा गया और पूछ रहा है कौन सा सही है। पहला लिखा है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार की। तो भाई जाहिर सी बात है, जब पंचायत है तो शहरी कहाँ से आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बस मतलब पहला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई क्षेत्र निर्धारण, तो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार का ही एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, भाग दिया हुआ है और किस भाग में क्या है, यानी कि कौन सा सुमेलित तो नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पंचायत किसमें है, 9 में, भाग नगर पालिका 9A, सहकारी समिति 9B, और ये आपका आर्टिकल, माफ कीजिएगा, भाग 14A में, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल आपका 243I के अंतर्गत, ठीक है, 243I याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन, देखिए अब इसको तो हटा दिया गया है, फिर भी आपका जो है 331 में था, याद रखिएगा, अगर पूछ दे तो अभी बाई चांस, लेकिन इसको हटा दिया गया है, कौन सा अमेंडमेंट है, 104 यानी 104वें अमेंडमेंट, याद रखिएगा इसे, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है ना 104वें अमेंडमेंट से हटा दिया गया है, कब, 2019 में, याद रखिए। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने अथवा वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल क्या है, 326 जो है इसके संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है संस्था और पूछ रहा है कि स्थापना वर्ष, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखा जाए तो दो चीजें जो है वो सुमेलित नहीं, ठीक है, दो चीजें, एक आपका भ्रष्टाचार निरोध कानून और दूसरा है आपका प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार
निरोध कानून जो है आपका 1988 का है, ठीक है, ये आपका 1988 का है। और प्रवर्तन निदेशालय जो है वो 1956 का है, 1956 का। तो दोनों ही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कथन और कारण है, ठीक है। पहला क्या लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। दूसरा कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देती। तो सही है, बिल्कुल सही बात है ना। तो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, ठीक। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो क्या सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो 1952 का है, तो यही सुमेलित नहीं है, ठीक है, 1952 का है, ठीक है, 1952 का है। चलिए अब क्या लिखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था राष्ट्रीय विकास जो है परिषद का गठन, तो आपका हुआ था ये 1952, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1952 का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इस पे विचार करना है और पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक। सबसे पहले क्या दिया है आपका कि प्राण और देह की स्वतंत्रता के संरक्षण मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा दे रहा है, ये तो सही बात है भाई, नहीं किए जा सकते निलंबित, बिल्कुल सही बात, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए संकल्प द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही बात है। फिर क्या कह रहा है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष नेता, ये तो जो है अभी उचित नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये तो अब भाई प्रेजेंट में रह नहीं गया है, तो ऑप्शन ए और बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत की संसद द्वारा आपात प्रबंध अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 1905 में, ठीक है, 1905 का। चलिए नेक्स्ट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, समुद्री डाकुओं यानी डकैतों के अंतरराष्ट्रीय समूह, ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है, तो अब ये क्वेश्चन तो उस जमाने का है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और आप बताइएगा कि कौन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई, तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। तो पहला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था भाई, 1885 में, सबको पता है ना, हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं अच्छे से, 1885 का है। पहले का तीसरा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, है ना। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिसको भी इसकी जरूरत है। अगर आप ये लेक्चर देखे हैं एमसीक्यू का, तो आपको समझ में आया होगा कि ये केवल आरओ के लिए ही नहीं, बल्कि जहां कहीं भी संविधान या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर जगह के लिए ये महत्वपूर्ण है ये क्लास, ठीक है।
आगे और भी हम लोग नए नए टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और लेक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।